हेलो एवरीवन, लास्ट के लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है और उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रोबेबिलिटी के कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो कि बोर्ड्स में आते रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। 3 अनबाइस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स, 2 हेड्स, 1 हेड, एटलीस्ट 2 हेड्स। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास एक अनबाइस्ड डाई है, ठीक है। उस अनबाइस्ड कॉइन को हम लोग ने टॉस करा है एक साथ। कितने अनबाइस्ड कॉइन को टॉस करा है? 3 कॉइन्स को, ठीक है। फिर हम प्रोबेबिलिटी निकालने को कह रहे हैं ऑल हेड्स, 2 हेड्स, 1 हेड और एटलीस्ट 2 हेड्स की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जब हम 3 कॉइन्स को उछालेंगे तो फिर हमारे पास सैंपल स्पेस क्या आएगा। तो 3 कॉइन्स को अगर आप एक साथ टॉस करते हैं तो आपको क्या क्या आउटकम्स मिल सकते हैं। देखिए, हम लोग सबसे पहले हेड को कंसीडर करके देख रहे हैं, ठीक है। आपको लिखने का तरीका बताते हैं कैसे लिखा था। सबसे पहले मैंने ये मान लिया कि सारे के सारे फेसेस पे हेड आ रहा है, मतलब तीनों कॉइन पर मेरा हेड शो हो रहा है। तो पहला तो केस वो हो जाएगा जब तीनों पर हेड हो। अब हेड 3 बार आने का सिर्फ एक ही चांस था, ठीक है। लेकिन अब क्या बात कर लेते हैं हम लोग, हेड 2 बार कब आ सकता है, ठीक है। तो मान लो कि हेड पहली चांस में और सेकंड चांस में 2 बार हेड आ चुका है, तो थर्ड चांसेस में टेल आ जाएगा। अब 2 बार हेड को हम कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं, है ना, अब वो लिखेंगे। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि पहले कॉइन पे हेड और दूसरे कॉइन पे हेड ही आए। ऐसा हो सकता है पहले पे हेड आए, दूसरे पे ना आए, तीसरे पे फिर आ जाए, है ना। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि पहले पे हेड आता है, दूसरे पे टेल आता है, फिर हेड आ जाता है। और या तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि पहले पे टेल आ जाए, इसके बाद वाले दोनों पर हेड आ जाए, है ना। तो ये भी एक हमारी परमुटेशन बन सकती है। तो ये भी हमने लिख लिया, ठीक है। अब मेरे ख्याल से 3 हेड आने वाले और 2 हेड आने वाले सारे फॉर्मेट लिखे जा चुके हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक हेड। एक हेड कितनी तरीके से आ सकता है? हो सकता है पहली बार में ही एक हेड आ जाए, बाकी दोनों बार में टेल आ जाए। या तो पहले टेल आ जाए, बीच में एक हेड आ जाए, फिर टेल आ जाए। और या तो पहले भी टेल आ जाए, दूसरा में भी टेल आ जाए और एट लास्ट मेरा हेड आ जाए। अब तक तो हमने बात कर ली 3 हेड, 2 हेड्स और 1 हेड आने की। अब एक चीज़ रह गई, ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी हेड आए ही ना। तो अगर कभी हेड नहीं आएगा, इसका मतलब हर कॉइन पर हमको क्या दिखाई देगा? टेल ही दिखाई देगा। तो फिर काउंट कर लो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर हम 3 कॉइन्स को क्या करते हैं? टॉस, तो मेरे पास कितने आउटकम्स हो सकते हैं? ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8 हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ आउटकम्स मेरे क्या हो गए? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8 हो गए। अब बात कर लेते हैं कि हमको निकालना क्या है, ठीक है। किस किस की प्रोबेबिलिटी निकालनी? तो पहली प्रोबेबिलिटी मुझसे क्या है? ऑल हेड्स, सारे के सारे क्या होने चाहिए? हेड होने चाहिए। सारे हेड इसमें से कितनी बार हो रहे हैं? सिर्फ एक ऐसा केस है जिस केस में सारे के सारे हेड आ रहे हैं, है ना। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं ऑल हेड्स की, तो वो तो सिर्फ एक चांस में आ रहा है। और टोटल चांसेस कितने हैं, टोटल आउटकम्स कितने आ सकते हैं? वो 8 है। तो इस वजह से जो P ऑफ ऑल हेड्स है वो आ जाएगा 1/8। तो अब बात कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन हमसे कहता है कि मेरे पास 2 हेड्स आने चाहिए। अच्छा, मैंने 2 हेड्स लिखने वाला भी तरीका बताया था। ये रहे मेरे 2 हेड्स, इसमें भी 2 हेड्स, इसमें भी 2 हेड्स, बाकी में 1 है या फिर एक भी नहीं है या फिर 3 है। तो मुझे कितने चाहिए थे? 2 हेड्स चाहिए थे। तो ये मेरे 2 हेड्स वाले केसेस कितने हो गए? 3। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी लिखेंगे 2 हेड्स की, तो 2 हेड्स की आने की प्रोबेबिलिटी मेरी हो जाएगी 3/8 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड पार्ट मुझसे कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो 1 हेड आने की, मतलब सिर्फ 1 हेड आना चाहिए। तो ये थे वो केसेस जिसमें 3 हेड आ रहे थे, ये केसेस थे जिसमें 2 बार हेड आ रहा था। अब ये और ये 3 केसेस ऐसे हैं जैसे में एक बार हेड आ रहा है। तो फिर हम लिख लेंगे 3 केसेस ऐसे हैं मेरे पास जिसमें 1 बार हेड आ रहा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी मेरी 3/8 आ जाएगी। अच्छा, फाइनल क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोर्थ वाला मुझसे कह रहा है एटलीस्ट 1 हेड। देखो इस बात, एटलीस्ट 2 हेड्स, इस बात को ध्यान से सुनो। एटलीस्ट मतलब कम से कम, मेरे पास कम से कम 2 हेड आने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा की बात नहीं करी उसने, क्या कहा? कम से कम 2 हेड आने चाहिए। मतलब 2 से कम हेड आने वाले सारे केसेस मेरे इंक्लूड नहीं होंगे। तो 2 से कम हेड किस में है?
2 से कम हेड इस केस में है, हेड ज़्यादा केस, 2 से कम हेड मेरे इस केस में हो जाएंगे और इन तीनों केसेस में हो जाएंगे। अब एटलीस्ट 2 होने चाहिए, मतलब 2 हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो 2 वाले तो ये सारे केसेस हो गए और 2 से ज़्यादा वाला ये केस हो गया, मतलब ये 4 जो केसेस हैं वो मेरे इंक्लूड हो जाएंगे, ये 4 केसेस इंक्लूड नहीं होंगे क्योंकि इनमें जो हेड आ रहा है वो 2 से कम है। पर मुझे क्या चाहिए, कम से कम 2 हेड चाहिए, तो कम से कम 2 हेड हमें इन 4 केसेस में मिल रहा है। तो P ऑफ एटलीस्ट 2 हेड्स जो है वो मेरा हो जाएगा 4/8, जिसको सिंपली 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज। देखो वो प्रोबेबिलिटी बताओ कि हमने एक लीप ईयर को रैंडमली सेलेक्ट कर लिया है और उस लीप ईयर में मेरे 53 संडेज आ रहे हैं। तो ऐसा क्वेश्चन क्यों कहा गया, देखो नॉर्मली जो है हमारे 52 संडेज एक ईयर में आ जाते हैं, है ना, क्योंकि देखो एक वैसे लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, एक लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने वीक्स निकल आएंगे, तो इसका क्या करो 7 से डिवाइड कर दो। तो हमने क्या करा, इसका 7 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये जाएगा 7 5 जा 35, 1 बचेगा 16, 7 2 जा 14। तो फिर 52 वीक्स आ जाएंगे मेरे और 2 डेज आ जाएंगे, 2 दिन बच जाएंगे, है ना। तो अगर 52 कंप्लीट वीक्स आ चुके हैं, तो अगर 52 कंप्लीट वीक्स हैं मतलब 52 बार संडे पड़ रहा होगा, 52 बार मंडे पड़ रहा होगा, 52 बार ऐसे ही सारे डे पड़ रहे होंगे। बट ये जो 2 बचे हुए दिन हैं, इस दिन पे डिपेंड करेगा कि इस वाले ईयर में कौन सा जो दिन है वो 53 टाइम्स पड़ रहा है ना। अब ये 2 दिन है, अगर कोई 2 दिन लेते हैं ना तो वो 2 दिन कंसेक्यूटिव ही तो होंगे, जस्ट एक के बाद एक। ऐसा तो होगा नहीं कि 2 दिन लिए, पहला ट्यूसडे है और बाद वाला फ्राइडे, नहीं। अगर ट्यूसडे लिया है तो दूसरा दिन वेडनेसडे ही होगा, है ना, कॉमन सी बात है। तो फिर अगर ये 2 डेज बचे हैं तो फिर हम लोग क्या बात करते हैं, 52 तो संडे होने ही होने हैं, ये तो कंफर्म हो गया। अब ये 2 दिन कुछ कितने तरीके से सेलेक्ट करे जा सकते हैं, है ना, तो कितने तरीके सेलेक्ट हो सकते हैं। तो सोचो 2 दिन, या तो संडे मंडे होगा, क्या हो सकता है संडे एंड मंडे, पॉसिबिलिटी है कि 52 वीक्स पूरा कंप्लीट हो गए, इसके बाद जो 2 दिन एक्स्ट्रा थे वो एक संडे था और एक मंडे था। अगर एक संडे तो दूसरा मंडे होगा। अगर एक मंडे होता पहले तो फिर दूसरा दिन क्या हो सकता था, ट्यूसडे हो सकता था, है ना। तो देखो ये एक हो गया, 2 हो गया, अब थर्ड की बात कर लेते हैं। अगर ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता था, ये भी पॉसिबिलिटी है, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे हो सकता था, है ना। ऐसे ही क्या लिख लेंगे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, फिर थर्सडे एंड फ्राइडे, फिर फ्राइडे और सैटरडे, और इसके बाद सैटरडे और संडे। इतने तरीके के आपके पेयर पॉसिबल है, क्योंकि फिर संडे के बाद क्या आ जाए, संडे मंडे आ जाएगा, वो आपका इंक्लूड हो चुका है। तो फिर कहने की बात ये है कि ये 7 टाइप के पेयर्स सेलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, हमको क्या चाहिए, 53 संडे चाहिए। तो संडे कौन कौन से केस में आ रहा है ना, या तो फिर आपका ये पेयर होगा संडे मंडे वाला, है ना, तो भी आपका क्या आ जाएगा, संडे आ जाएगा। और या तो फिर नहीं, हमको संडे ही लाना है ना, हाँ संडे ही लाना है। और या तो फिर हमारा ये वाला पेयर हो जाएगा जिसमें सैटरडे और संडे आ रहा है। तो अगर ये दोनों में अगर पेयर आते हैं तो ही मेरे जो है ये लीप ईयर में 53 संडे पड़ेंगे। अगर इनके अलावा कोई भी पेयर आता है तो मेरे 53 संडे पड़ने वाले नहीं है। फिर वो जो पेयर आ जाएगा ना वो 53 हो जाएगा। अगर मान लो मंडे ट्यूसडे का आ गया तो फिर 53 मंडे पड़ेंगे और 53 ट्यूसडे पड़ेंगे, कॉमन सी बात है। तो फिर संडे आने के चांसेस कितने हैं,
2, है ना, आउट ऑफ 7। इन 7 आउट ऑफ चांसेस से सिर्फ 2 ऐसे चांसेस हैं जिस बार 53 संडे पढ़ सकते, क्योंकि 52 मेरे कंफर्म है, तो उस बात को हम लोग बिल्कुल भी रिलेट नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे चांसेस बनने कितने, मुझे बस इन 7 में से कोई 2 तरीके से सेलेक्ट करना है, वही 2 तरीके जो जिसमें संडे आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी जो है हमारी वो 2/7 आ जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज इज 2/7। अब देखो यहीं पर एक और क्वेश्चन बता देते हैं, अगर ये लीप ईयर ना होता, समझो अगर ये लीप ईयर ना होता, तो लीप ईयर ना होता तो फिर मेरे पास 52 वीक्स और 1 दिन बचता, सिर्फ 1 दिन। तो 1 दिन सेलेक्ट करने का तो आसान सा तरीका है, 7 दिन होते हैं, 7 में से 1 ही बार तो संडे आता है, तो उस केस में आपकी प्रोबेबिलिटी ये 2/7 की बजाय 1/7 हो जाती है, क्योंकि आपको संडे मंडे से लेकर सैटरडे तक एक डे को सेलेक्ट करना है जो कि संडे है, और बाकी के 7 दिन में से। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैग है जिसमें टिकट्स रखी हुई हैं, उन टिकट्स पे कुछ नंबर पड़ा हुआ है, वो नंबर 11, 12, 13 इस टाइप से पड़ा हुआ है, एक टिकट पे 11 पड़ा है, एक पे 12 पड़ा है, इस टाइप से 30 तक पड़ा हुआ है। मतलब 11, 12 से लेकर 30 तक अगर नंबर पड़े होंगे तो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितनी हुई, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स हुई मेरे पास 20, क्योंकि 11 से काउंटिंग लिखते चले आ रहे हैं 30 तक, तो कितनी टिकट्स हो गई मेरे पास 20 टोटल टिकट्स हो गई, पहली बात। फिर क्या कह रहा है कि अ टिकट इज टेकन आउट फ्रॉम द बैग एट रैंडम, रैंडमली मैंने क्या करा है, एक टिकट उस बैग से निकाल ली है। फिर कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट, अब वो प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो मैंने टिकट निकाली है वो मल्टीपल ऑफ 7 हो, जो टिकट पर जो नंबर लिखा हो वो 7 का मल्टीपल हो। तो 7 के मल्टीपल क्या होंगे, 7 का मल्टीपल खुद 7 है, इसके बाद 14 है, इसके बाद 21 है, इसके बाद 28 है, एंड सो ऑन ऐसे है। तो फिर 11 से लेकर 30 के बीच में ऐसे कौन से नंबर हैं जो कि 7 के मल्टीपल हैं, तो ये हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले तो ये निकालते हैं नंबर ऑफ टिकट्स कितनी है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ टिकट्स मेरे पास कितनी है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका होता है कि हम फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स को पहले लिख लें। तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स मेरी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। तो फेवरेबल आउटकम्स तो हम बाद में निकाल लेंगे, पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकाल लेते हैं। तो इन 20 टिकट में से कोई एक टिकट हाथ में आएगी और सारी की सारी टिकट अलग अलग हैं, तो फिर ये भी नहीं है कि कोई टिकट सेम है ना, सारी टिकट्स क्या हैं, अलग अलग हैं। तो फिर मेरे पास नंबर ऑफ टिकट्स कितनी, 20, तो इतने ही 20 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, है ना। अब बात कर लेते हैं अपने फेवरेबल आउटकम्स की। तो फर्स्ट केस के लिए तो हम देख लेते हैं मल्टीपल ऑफ 7 हैं कितने। तो मल्टीपल ऑफ 7, देखिए 7 तो इसमें आता नहीं है, तो 7 तो नहीं होगा, है ना। फिर क्या होगा, 14 इनमें लाई करता है इसके बीच में, मतलब 14 नंबर की टिकट मेरे पास है। और फिर दूसरा मल्टीपल क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21 नंबर की भी टिकट होगी, क्योंकि भाई 11 से लेकर 30 तक है, तो फिर 21 भी होगी, और 28 भी इंक्लूड होगी। 28 के बाद क्या आता है, 35 जो है वो 30 से ज़्यादा है, मतलब इस नंबर की टिकट मेरे पास है ही नहीं। जब है ही नहीं तो निकालोगे कहाँ से। तो पहले बात करते हैं मल्टीपल ऑफ 7 मेरे पास कितने, 3। तो ये 3 नंबर ऐसे जो 14, 21 और 28, ये जो 3 नंबर की टिकट है ना, ये मेरे काम की है, हमें इन्हीं में से कोई टिकट चाहिए। तो मेरे पास टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं कि 20, और मुझे इन 3 में से कोई टिकट चाहिए, मतलब मेरे फेवरेबल आउटकम्स 3 हैं। तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर मल्टीपल ऑफ 7, ऐसी टिकट जो मल्टीपल हो 7 का, वो क्या हो जाएंगी, मेरे पास 3 फेवरेबल आउटकम्स है आउट ऑफ 20। तो जो P ऑफ मल्टीपल ऑफ 7 कितना हो जाएगा, 3/20। ठीक है, इसी में दूसरा क्वेश्चन है, जो टिकट पे नंबर हो वो ग्रेटर देन 15 होना चाहिए, 15 से बड़ा होना चाहिए, और मल्टीपल भी होना चाहिए 5 का। तो पहले 5 के मल्टीपल की बात कर लेते हैं, साथ ही साथ हम लोग बात कर लेंगे 15 से ग्रेटर भी होने की, 2 कंडीशन लगी हुई हैं। तो सबसे पहले देखो मल्टीपल ऑफ 5 है ना, मल्टीपल ऑफ 5 इन्हीं नंबर में से मल्टीपल ऑफ 5 क्या क्या होगा, 10 तो इसमें आ नहीं रहा, है ना, 15 खुद हो जाएगा, और 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 30 हो जाएगा। ये 4 मल्टीपल मेरे 5 के आ रहे हैं। ठीक है, पर उसने दूसरी कंडीशन लिखी है कि इज ग्रेटर देन 15 से बड़ा ही होना चाहिए, मतलब हम 15 को इंक्लूड नहीं कर सकते। तो मल्टीपल ऑफ 5 में तो जरूर 15 है, बट ग्रेटर देन, तो इसमें क्या लिखा लेंगे, ऑल्सो ग्रेटर देन 15 से
बड़ा भी होना चाहिए, तो फिर हम कहेंगे ये वाला ऑप्शन मेरा सेलेक्ट नहीं होगा, है ना। तो मल्टीपल ऑफ 5 एंड ऑल्सो ग्रेटर देन 15, तो फिर 20, 25 और 30, बस ये तीन ही ऑप्शन है जो कि 5 के मल्टीपल भी है और ग्रेटर देन 15 भी है। तो फिर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इस इवेंट को अगर ई मान लो तो फिर इसकी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई लिख लो, है ना। पी ऑफ ई जो है वो कितना हो जाएगा 3/20, इसका आंसर भी सेम आ जाएगा। अगर इस इवेंट को हम ई मान लेते हैं, है ना, तो पी ऑफ ई जो है वो 3/20 आंसर आपका आ जाएगा। मतलब मानने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख भी सकते हो इस ग्रेटर देन 15 और मल्टीपल ऑफ 5, इतना बड़ा कौन लिखे, तो मैंने शॉर्ट में लिख के बता दिया है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एनसीईआरटी के एक प्यारे से क्वेश्चन की, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स, ठीक है। एक बैग है जिसमें 5 तो रेड बॉल्स हैं और कुछ ब्लू बॉल्स हैं। तो जब कुछ कह देना तो फिर अननोन है, और अननोन वैल्यू के को हमें क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है। तो फिर इसको हम लोग लेट कर लेंगे, ठीक है। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ अ रेड बॉल, देखो डेटा कुछ नहीं दिया, उन्होंने क्या कहा कि जो प्रोबेबिलिटी है ब्लू बॉल को निकालने की वो रेड बॉल को निकालने से डबल है ना, बस इतनी बात कही है। तो फिर फाइंड करो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी है। देखो ब्लू बॉल्स निकालनी है, ब्लू बॉल्स अननोन है, तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स बी x। इसके बाद हम क्वेश्चन में जो जो लिखा है बस उस स्टेटमेंट को लिखेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। तो लेट द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स बी x। तो वेरिएबल के आने से बस कंफ्यूज मत होना, ये ब्लू बॉल्स का नंबर दिया, जैसे रेड बॉल्स 5 है ना, उसी टाइप से ये ब्लू बॉल्स x है, बस इतना सा है। अब देखो दूसरी बात क्या कहता है, देखो ये तो हो गया मेरा, अगर ब्लू बॉल्स हैं x हैं और रेड बॉल जो है 5 है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होंगी, सबसे पहली बात टोटल निकाल लेगा, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या हो जाएंगी, देखो वो 5 दिया, अभी ये 4 दिया, तो हम टोटल नंबर ऑफ बॉल्स देते 5 + 4 9। तो अभी ये 5 दिया, ये x दिया, तो हम क्या बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या हो जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो हैं वो 5 + x हो जाएंगी, है ना। अब देखो अगर P1 को मान लेता हूं मैं प्रोबेबिलिटी, क्या आने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल, ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी मैंने क्या मान ली है P1। तो ब्लू बॉल है कितनी, एक्चुअल ब्लू बॉल मेरे पास x है ना, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी प्रेजेंट है मेरे पास, वो 5 + x है ना। तो ये आपकी क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी आ गई ब्लू बॉल आने की। इसी टाइप से P2 में कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, इसकी बात कर रहे हैं रेड बॉल की। तो रेड बॉल, अब इन 5 रेड बॉल्स में से कोई एक उठाओगे तो रेड बॉल आएगी, है ना। और मेरे पास टोटल बॉल्स कितनी है 5 + x, तो 5 + x बॉल्स में से मैं इन 5 बॉल्स को अगर सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास रेड बॉल आएगी, है ना। तो फेवरेबल आउटकम मेरे पास 5 है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 5 + x है। तो ये मेरी प्रोबेबिलिटी आ गई ब्लू बॉल की भी और रेड बॉल की। अब देखो जो प्रोबेबिलिटी ब्लू बॉल की और रेड बॉल की, उनके बीच में कुछ एक रिलेशन दिया हुआ है। वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन ये है कि जो प्रोबेबिलिटी है ब्लू बॉल आने की वो डबल है रेड बॉल से। तो रेड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी होगी ना, उसका क्या है, ब्लू वाली बॉल डबल है। तो बड़ा कौन है, बड़ा ये है। तो ये बड़ा है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई देना पड़ेगा, तब तो दोनों बराबर होंगे, और या तो फिर इसमें 2 का डिवाइड दे दो तो बराबर हो जाएंगे, बात से। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल है वो डबल है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल की। यही स्टेटमेंट है, वही लिख दिया मैंने। अब देखो प्रोबेबिलिटी मुझे दोनों की पता है, तो दोनों की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ। तो P1 की वैल्यू मेरे पास क्या है, x/5 + x, और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई, और जो P2 की वैल्यू है वो मेरे पास 5/5 + x है। अच्छा एक चीज़ देखो, ये 5 + x, ये 5 + x, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, है ना। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 5 × 2 = 10, x की वैल्यू मेरे पास 10 आ गई। कैसे कटे, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे ना, और ये डिवाइड में था। या तो ऐसे मान लो 5 + x का मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाला 5 + x उससे कैंसिल हो गया, 5 + x कैंसिल हो गया, ठीक। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 10। तो वो x की वैल्यू 10 आएगी, मतलब नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी है, 10 है। और हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या था,
सिर्फ ब्लू बॉल से निकालना था, ठीक है। तो हमारा तो काम यही सॉल्व हो गया कि नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी है, 10 है, ठीक। तो फिर नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स जो आएंगी वो क्या हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी। यहाँ पे लिख देते हैं। अब अगर नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स आने की प्रोबेबिलिटी पूछता तो हम वो भी कैलकुलेट कर सकते थे, है ना। अगर नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स 10 है तो फिर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएंगी, 15 हो जाएंगी। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 15 हो जाएंगी, ये 10 है तो फिर आराम से निकाल लो। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 5/15 और ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी 10/15। ओके, तो चलिए अब बात कर लेते हैं एक अच्छे से क्वेश्चन की, जो कि CBSE का क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन में देखो दिया है कि हमने क्या करा है, किंग और क्वीन को रिमूव कर लिया है। एक 52 कार्ड्स की पूरी वेल शेफेल्ड डेक थी मेरे पास, उससे मैंने क्या करा है, सारे किंग और क्वीन निकाल लिए हैं, ठीक है। कितने किंग होते हैं, 4। कितनी क्वीन होती हैं, 4। तो मैंने टोटल कितने कार्ड्स कम कर दिए, मैंने टोटल 8 कार्ड्स को कम कर दिया। इसके बाद हमने उस जितने भी रिमेनिंग कार्ड्स थे उनको फिर से वेल शेफेल्ड कर लिया, है ना। अब उससे मैंने क्या करा, रेंडमली एक कार्ड को निकाल लिया और फिर हमने प्रोबेबिलिटी पूछी। देखो पहली बात तो ये कि जब तक 52 कार्ड पूरे थे तब तक तो मुझे उसकी पूरी स्टडी पता थी कि कितने कार्ड हैं, 13 हर शेप के हैं और 26 पर कलर हैं, सब कुछ पता था। पर अभी क्या केस अलग हो गया है, अभी अब मेरे पास 52 कार्ड्स नहीं बचे हैं। मैंने उनमें से 8 कार्ड्स जो हैं वो निकाल लिए हैं। और वो 8 कार्ड्स कौन कौन से निकाले हैं, 4 किंग के निकाले और 4 क्वीन के निकाले। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इस काम को करने के बाद इफेक्ट क्या पड़ेगा, है ना। तो इफेक्ट ये पड़ेगा, देखो जो टोटल कार्ड्स है ना अब उनमें से 8 कम हो जाएंगे, है ना। तो 52 में से आप 8 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपका आ जाएगा 44। ये तो पहली बात हो गई, है ना। अब मेरे पास 44 कार्ड्स बचे। अब दूसरी बात ये कि मैंने किंग और क्वीन सबके रिमूव कर दिए हैं। तो देखो मेरे पास कार्ड्स होते कौन कौन से, स्पेड का हो गया, और हर्ट हो गया, डायमंड हो गया और क्लब, है ना। इतने कार्ड होते हैं। अब मैंने क्या करा है, सबके किंग रिमूव कर लिए, मतलब इसका भी किंग, इसका भी किंग, इसका भी किंग, है ना। सबके मेरे पास 13 कार्ड्स थे। मैंने क्या करा, किंग रिमूव कर दिए तो कितने बचे, 12 बचे। फिर मैंने क्या, क्वीन भी सबके रिमूव कर दी, मतलब 11 कार्ड्स मेरे पास बचे। तो अब मेरे पास कार्ड्स कितने बचे हैं, जो रिमेनिंग कार्ड है वो मेरे पास 11 बचा है। 11 और 11, सबके 11 कार्ड्स बचे, ठीक है। उनमें से जो ये और ये है, इन दोनों का कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है, और इन दोनों का कलर रेड होता है। तो एक और बात कह सकते हो कि मेरे पास ब्लैक कार्ड सब कितने बचे, 11 + 11 22 ब्लैक कार्ड बचे, और 11 + 11 22 मेरे पास रेड कार्ड बचे। दूसरी बात करते हैं फेस कार्ड मेरे पास कितने बचे। देखो एक चीज़ ऑब्जर्व करो, जो किंग और क्वीन निकाला ना, ये दोनों क्या होते हैं, फेस कार्ड होते हैं। और मेरे पास एक शेप में 3 ही फेस कार्ड होते हैं, एक किंग, एक क्वीन और एक जोकर। तो मैंने क्या करा है, किंग क्वीन तो निकाल ही दिया, समझो मेरी बात को, हमने किंग और क्वीन को तो निकाल ही दिया है। अब मेरे पास पर शेप के सिर्फ एक फेस कार्ड है ना। तो रिमेनिंग जो फेस कार्ड हैं, रिमेनिंग फेस कार्ड वो क्या है, इसका भी 1 बचा है, इसका भी 1 बचा है, इसका भी 1 और इसका भी 1। वो 1 क्या है, वो सबके एक एक जोकर जो होता है वो बचा है, क्योंकि किंग क्वीन जो है वो हम रिमूव ऑलरेडी कर चुके हैं। तो देखो अब हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसान होने वाला है ना। हमने पूरी स्टडी कर ली है कि रिमेनिंग मेरे पास क्या क्या है। देखो क्वेश्चन मुझसे कह रहा है आ रेड फेस कार्ड, मुझे रेड कार्ड भी चाहिए और वो कार्ड फेस कार्ड भी होना चाहिए। तो अभी मेरे पास रेड कलर के ये 2 कार्ड हैं जो फेस कार्ड हैं, है ना। एक हर्ट का जोकर और एक डायमंड का जोकर, यही 2 कार्ड ऐसे हैं जो फेस कार्ड हैं, क्योंकि बाकी जो 2 और कार्ड होते हैं ना दोनों शेप के, वो तो मैंने ऑलरेडी रिमूव कर दिए हैं। तो अभी जो मेरा क्वेश्चन है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड, वो क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाएगा कि अब मेरे पास रेड फेस कार्ड सिर्फ 2 बचे हैं आउट ऑफ 44। तो उन 44 कार्ड्स में से मैं इन्हीं 2 कार्ड को अगर निकालूंगा तो वो रेड फेस कार्ड दिखाई देंगे, वरना कुछ और आएगा। तो इनके आने की प्रोबेबिलिटी 2/44 है, जिसको हम 1/22 भी लिख सकते हैं, है ना। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात है अब ब्लैक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी। देखो ब्लैक कार्ड बचे कितने हैं, देखो ये स्पेड है और ये क्लब है, यही दोनों ब्लैक होते हैं। 13 कार्ड्स पहले थे, 2 दोनों में से रिमूव हो गए। तो अभी इधर भी 11 बचा है और इधर भी 11 बचा है, मतलब टोटल मेरे पास ब्लैक कार्ड्स अब हैं कितने, रिमेनिंग में टोटल देख लेते हैं।
टोटल 22 हैं। टोटल ब्लैक कार्ड्स मेरे पास कितने हैं 22, और टोटल कार्ड्स कितने हैं 44। तो इन 44 में से जो 22 है, मतलब आधे जो कार्ड्स हैं वो अब भी ब्लैक हैं, क्योंकि हमने बराबर बराबर कार्ड जितने रेड से निकाले उतने ब्लैक से निकाले, तो अभी वो आंसर चेंज होने वाला नहीं है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग यहाँ साइड में लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक कार्ड। तो मेरे पास टोटल ब्लैक कार्ड हैं कितने 22, और टोटल कार्ड्स कितने हैं 44, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1/2। तो ये आपके दोनों पार्ट जो हैं वो इस क्वेश्चन के कैलकुलेट हो गए। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या है, सबसे पहले हमें बस ये स्टडी करना है कि हमने क्या क्या चीज़ रिमूव करी है, और उससे मेरी जो डेक थी जो प्रॉपर प्रिपेयर्ड थी उसमें से क्या क्या अंतर पड़ा है। अभी यहाँ पे मैंने दोनों फेस कार्ड रिमूव किए थे, तो ये मेरा फेस कार्ड वाले आंसर में चेंजमेंट आ गया। अगर ऐसा होता कि ये जो किंग क्वीन की बजाय मैंने कुछ 10 या 9 नंबर को निकाल लिया होता सबसे, तो फिर ये मेरा जो है ना वो फेस कार्ड पे इफेक्ट नहीं डालता, तब मेरे फेस कार्ड 3-3-3 ही रहते। अभी क्या फेस कार्ड निकाल लिया तो फेस कार्ड पे इफेक्ट पड़ गया। इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर आपको प्रॉपर पता है ना कि कैसे 52 कार्ड्स पूरे दिखते हैं और कैसे कैसा उनका अरेंजमेंट होता है जब वो 52 होते हैं, तो फिर इसके बाद आप उसको आराम से कम करके आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है।